प्यारे साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 95 क्लासेस पर आज आप लोगों को बॉडी मूवमेंट चैप्टर क्लास 6 साइंस का बॉडी मूवमेंट चैप्टर में बताने वाला हूँ डायग्राम के साथ ही इसका अभ्यास प्रश्न भी बताने वाला हूँ। देख लीजिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न भी है, इसका अभ्यास प्रश्न का उत्तर भी मैं बताने वाला हूँ और डायग्राम के साथ भी। यहाँ पे देख लीजिए सर्प का डायग्राम है, मछली का डायग्राम है, ठीक, केचुआ का डायग्राम है, तिलचट्टा का डायग्राम है, स्नेक का डायग्राम है, ठीक। और यहाँ बड़ी का डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं पीएससी का डायग्राम मानव इस द स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम है, मतलब मानव कंकाल तंत्र का डायग्राम है, ठीक। हिंग ज्वाइंट का डायग्राम है, इसके पूरा शोल्डर ब्लेड का डायग्राम है, आप देख सकते हैं वर्टेब्रल कॉलमन रीढ़ की हड्डी का डायग्राम है, स्टर्नम लोकेशन, सब डायग्राम के साथ मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। शरीर में गति के लिए शुरू करते हैं नजरी करते हुए। बॉडी मूवमेंट शरीर में गति शरीर में गति में सबसे पहले मानव कंकाल क्या है। मानव कंकाल के बारे में जानें। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। मतलब मानव कंकाल किससे मिलकर बना होता है, एग्जाम में पूछेंगे तो मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। और मानव कंकाल दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक अक्षीय, एक उपांगीय कंकाल। एक्सल स्केलेटन, अपेंडिकल स्केलेटन, दो प्रकार के कंकाल होता है, ठीक। और मानव कंकाल को शरीर का ढांचा या संरचना भी कहा जाता है। मानव कंकाल को क्या कहा जाता है? शरीर का ढांचा या संरचना भी कहा जाता है। और मानव कंकाल शरीर की आकृति प्रदान करता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। मानव कंकाल शरीर की आकृति प्रदान करता है और आंतरिक अंगों, उसके अंदर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। मानव कंकाल शरीर की गति करने में सहायता प्रदान करता है। मानव कंकाल शरीर को चलने में सहायता प्रदान करता है, इस आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। आंतरिक अंग होता है मानव कंकाल के अंदर। आंतरिक अंग क्या क्या होता है? फेफड़ा होता है, फेफड़ा होता है, किडनी होता है, ये सब आंतरिक अंग होता है मानव कंकाल के अंदर, इस सब की रक्षा करता है। और मानव कंकाल खोपड़ी, मानव कंकाल में खोपड़ी, मेरुदंड, पसलिया, कंधा की अस्थि, श्रोणि मेखला, हिप बोन्स, पैल्वी गिर्डल, हाथ एवं पैर की अस्थियां, हैंड बोन्स एंड नेक्स बोन्स सब बना होता है। यानी मानव कंकाल किससे बना होता है? खोपड़ी, मेरुदंड, पसलिया और कंधे की अस्थि, श्रोणि मेखला हाथ एवं पैर की अस्थि से बना होता है। श्रोणि मेखला क्या होता है, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक। करा। फिर मानव कंकाल में 206 अस्थियां होती है। मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। मानव कंकाल में 206 अस्थियां होती है, ठीक। अस्थि संधि क्या है? मतलब अस्थि संधि क्या होता है? बोन्स ज्वाइंट। मतलब बोन्स ज्वाइंट क्या होता है? बोन्स ज्वाइंट मानव शरीर में दो या दो से ज़्यादा अस्थि के बीच के जोड़ को संधि कहते हैं। यानी मानव शरीर में दो या दो से ज़्यादा हड्डियों के बीच में जो जोड़ होता है उसे संधि कहते हैं। कहाँ कहाँ जोड़ देखने को मिल सकता है? आप लोग हैंड में देख सकते हैं, हाथ में देख सकते हैं, आप लोग जोड़ हाथ में देख सकते हैं, पैर में देख सकते हैं, गर्दन में देख सकते हैं, उंगली में देख सकते हैं, ये सब जोड़ होता है। अस्थि संधि अस्थि को जोड़ने और गति करने में सहायता करता है। अस्थि संधि क्या करता है? अस्थि संधि हड्डियों को जोड़ने और गति करने में सहायता प्रदान करता है और यह शरीर को लचीलापन और गतिशीलता देता है। अस्थि क्या करता है? अस्थि संधि शरीर को लचीला देता है और गतिशीलता देता है, चलने में सहायता प्रदान करता है। मानव शरीर में संधि हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला जोड़ होता है। संधि की वजह से ही शरीर की गति होती है। हमारे संधि की वजह से ही शरीर में गति होती है। संधियों की संरचना इस प्रकार की होती है कि अस्थियां गति कर सके, लेकिन अस्थियां अपने स्थान से नहीं हटे। यानी संधि में इस तरह की संरचना होती है कि अस्थि गति कर सकता है हड्डी, लेकिन वहाँ से अस्थि नहीं हट सकता। जैसे में कोहनी, गर्दन, घुटने, उंगलियों की जोड़ संधि के उदाहरण हैं, ठीक। संधि के प्रकार, मानव संधि के प्रकार।
टाइप्स ऑफ ह्यूमन जॉइंट्स। मनोज संधि के प्रकार। मनोज संधि में दो प्रकार होता है। चल संधि को गतिशील संधि भी कहते हैं, मूवेबल जॉइंट। अचल संधि यानी स्थिर संधि को फिक्स या स्टैटिक जॉइंट या इमोबल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक, चल संधि क्या होता है, मतलब मूवेबल जॉइंट्स जिन जोड़ों में गति की जा सकती है उन्हें चल संधि कहते हैं। चल संधि का मतलब होता है जिन जोड़ों में गति की जा सकती है, मतलब चलना। चल संधि का मतलब नाम से पता चल रहा है चलना, इसलिए जिन जोड़ों में गति की जा सकती है उन्हें चल संधि कहते हैं। जिस संधि को मैं हिला सकता है, डुला सकता है, वो चल संधि के अंतर्गत आता है। ठीक, और चल संधि में गति नहीं होती है। चल संधि के बारे में बता दूं, चल संधि ऐसी संधि होती है जो शरीर में हड्डियों को एक दूसरे के साथ गति करने की अनुमति देता है। यानी चल संधि एक ऐसी संधि होती है जो शरीर में अस्थियों को एक दूसरे के साथ गति करने में सहायता करता है। चल संधि के प्रकार। चल संधि 3 प्रकार का होता है, मतलब अनेक प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार इस क्लासिक एक्सरसाइज चैप्टर में 3 प्रकार दिया हुआ है। कंदूक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, थुराग संधि, पाइवोट ज्वाइंट, कब्जा या हिंज संधि जिसको हिंज ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक, एक एक करके इसके बारे में पढ़ा जाए। कंदूक खलिका संधि क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। चलिए शुरू करते हैं कंदूक खलिका संधि के बारे में। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जब एक अस्थि का गेंद या गोल सिरा दूसरे अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है, यानी कंदूक खलिका संधि क्या होता है। कंदूक मतलब बॉल होता है, कंदूक क्या कहते हैं, बॉल कहते हैं। एक जब गेंद का गोल सिरा होता है, उस गोल सिरा दूसरे अस्थि की कटोरी रूपी की कटोरी जैसी संरचना होती है, डायग्राम में बता दूंगा। कटोरी जैसी संरचना होती है, डायग्राम में बताऊंगा। कटोरी रूपी गुहिका में मतलब गुहिका में, होल में, मतलब छिद्र में धंसा हुआ रहता है, तो उसे कंदूक खलिका संधि कहते हैं। यानी कंदूक खलिका संधि गोल होता है, ठीक, और वह गोल संरचना होता है, ठीक, और वह कटोरी जैसी संरचना होती है, उसी में धंसा रहता है, वही कहलाता है कंदूक खलिका संधि। ठीक। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट सभी दिशा में गति करता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या करता है, मतलब चारों दिशाओं में गति करता है। कैसे गति करता है, इस डायग्राम में समझाऊंगा मैं। गति करता है, गति प्रदान करता है, यानी यह अस्थि को स्वतंत्र रूप से, मतलब चारों दिशाओं में गति करने में सहायता प्रदान करता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट करता है, सभी दिशाओं में गति प्रदान करने की क्षमता रखता है। कंदूक खलिका संधि का उदाहरण है कंधे और कुल्हे का जोड़। कंधे और कुल्हे का जोड़ कंदूक खलिका संधि का उदाहरण होता है। ठीक, कंधे और कुल्हे का जोड़ कंदूक खलिका के उदाहरण होता है। बताते हैं कंधे और कुल्हे का जोड़ में आप देख सकते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स में, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट हिप ज्वाइंट, हिप में यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक, थिंग्स थाई बोन है, जांग की हड्डी है। ठीक, ये हिप बोन्स है, मतलब कुल्हे की हस्ती है। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे, और अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे हाथ की हस्ती में देख सकते हैं, ये है यहाँ पे कोई फीमर हड्डी, और ये है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। यहाँ पे देखिए गोल संरचना है, ठीक, और यहाँ कटोरी रूपी गुहिका है। ठीक, इसी में धंसा रहता है, कटोरी रूपी गुहिका में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है। इसके एनिमेशन के माध्यम से मैं समझाऊंगा, अगले एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एनिमेशन के बारे में मैं समझा दूंगा सभी पार्ट। ठीक, एनिमेशन में ज़्यादा समझेगा। अपने हाथ में, यहाँ पे हैंड है, आपका हैंड है, और यहाँ पे कटोरी रूपी गुहिका है। यहाँ पे कटोरी रूपी गुहिका इसके अंदर है। ठीक, और ये है गोल गेंद जैसी संरचना है, यहाँ पे गेंद जैसी संरचना लगा हुआ है। ठीक, इसी में धंसा हुआ रहता है, हड्डी है, इसी में धंसा हुआ रहता है। ठीक, ऐसा कर तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो इसके एनिमेशन के माध्यम से भी समझाऊंगा। ठीक, अगले वीडियो में बढ़े रहेगा, उससे अधिक समझ में आएगा क्योंकि चीज़ नहीं मिल रहा था। ठीक, करा है कंधे का जोड़। यहाँ पे कंधे का जोड़ जो ह्यूमरस, मतलब ऊपरी भाग की हड्डी और स्कैपुला से जुड़ा हुआ होता है। कंधे का जोड़ किससे जुड़ा होता है, स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है, स्कैपुला होता है हैंड की हड्डी होता है, हाथ की हड्डी होता है। ठीक, अंश मेखला की हस्ती होता है, अंश मेखला की। ठीक,
कुल्हे का जोड़ फीमर मतलब जांघ की हड्डी और पेल्विस की तरसुनी मेखला से जुड़ा हुआ होता है। कंडूकलिका संधि के द्वारा हम हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। यानी कंडूकलिका संधि के द्वारा हम अपने हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं। यदि आप बॉल फेंकते हैं तो ये हाथ चारों तरफ घूम सकता है, देख सकते हैं आप लोग। यदि बॉल फेंकते हैं तो हाथ चारों तरफ घुमा लेते हैं, ठीक। यदि पैर को भी हाथ चारों तरफ घुमा सकते हैं, यही कंडूकलिका संधि है, ठीक। धुराग्र संधि क्या है? पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल ज्वाइंट क्या होता है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि, यानी गर्दन को भी जोड़ता है और सिर को भी जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाता है। यानी धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने का कार्य करता है। पाइवोटल ज्वाइंट क्या करता है? गर्दन और सिर को जोड़ने का कार्य करता है। धुराग्र संधि द्वारा हम अपने सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं एक निश्चित सीमा तक गति करा सकते हैं। धुराग्र संधि द्वारा हम अपने सिर को आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, दाएं कर सकते हैं, बाएं करते हैं। एक निश्चित सीमा तक गति करा सकते हैं, अधिक सीमा तक गति नहीं करा सकते। ये नहीं कि पूरा धुराग्र संधि को पूरा नीचे कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है, टूट ही जाएगा, ठीक। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि होती है, वो एक छल्ले में घूमती है। यहाँ पे देख सकते हैं धुराग्र संधि। पाइवोटल ज्वाइंट के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पाइवोटल ज्वाइंट ये है, ठीक। आप देख सकते हैं पाइवोटल ज्वाइंट, यहाँ पे पाइवोटल ज्वाइंट है, यही छल्ले में घूम रहा है, ठीक। धुराग्र संधि आगे और पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका हेड है, यहाँ पे हेड है, ठीक। यह दांत है, ठीक। यह धुराग्र संधि पाइवोटल ज्वाइंट है, ठीक। यह है रीढ़ की हड्डी है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं पाइवोटल ज्वाइंट। ये एनिमेशन में अधिक समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। करा हिंज या कब्जा संधि क्या होता है? हिंज या कब्जा संधि क्या है? हिंज या कब्जा संधि, कब्जा या हिंज संधि क्या होता है? हिंज संधि दरवाजे पर लगे कब्जे की तरह कार्य करता है। यानी हिंज संधि दरवाजे पर लगे कब्जे की तरह कैसे कार्य करता है बताऊं? यदि ये दरवाजा को खींचते हैं तो सिर्फ एक ही स्थान पर आ सकता है, ठीक। आगे और पीछे एक ही दिशा में गति कर सकते हैं, ठीक। इसको चारों ओर दिशा में गति नहीं कर सकते हैं। जब दरवाजा को खींचते हैं तो एक ही दिशा में गति करता है, ठीक। आगे कर सकते हैं और पीछे कर सकते हैं, उसके आगे और अधिक आगे नहीं किया जा सकता है, ठीक। हिंज संधि केवल एक ही दिशा में गति करने की अनुमति देता है। हिंज संधि केवल एक दिशा में गति करने की अनुमति देता है, यानी ये केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। हिंज संधि का उदाहरण कोहनी और घुटने की अस्थि। कोहनी की अस्थि, आप कोहनी को उठाते हैं हाथ को, तो क्या आप हाथ को पीछे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। और घुटने को पीछे कर सकते हैं। यानी पैर की अस्थि होती है, पैर की अस्थि में घुटना होता है, उस घुटने को एक सिर्फ सीधा ही रख सकते हैं, आगे और पीछे ही कर सकते हैं। क्या उससे आगे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक। कोहनी और घुटने में हिंज कब्जा संधि होती है, जिसके कारण केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। मैं बता दूं, मैं यहाँ पे देख सकते हैं हिंज संधि का उदाहरण यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये आपका अस्थि मतलब हैंड है, ठीक। यह है हैंड, ठीक। यह है पैर की अस्थि, हाथ की अस्थि, ठीक। ये हिंज ज्वाइंट में है, ठीक। यहाँ पे हिंज ज्वाइंट में है, देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अपने पैर और हाथ को ही देख सकते हैं। इस पैर और हाथ की जगह बताऊंगा मैं मनोकंकाल में, उसमें भी बताऊंगा, ठीक। ये कौन कौन संधि कहाँ कहाँ है, ठीक। अब हाथ की अस्थि क्या? हाथ की अस्थि अचल संधि की, यहाँ पे अचल संधि छुटा हुआ है। अचल संधि क्या होती है? अचल संधि मतलब फिक्स ज्वाइंट या इमोबाइल ज्वाइंट। अचल संधि ऐसी संधि होती है जिनमें अस्थियाँ एक दूसरे से परस्पर अस्थायी रूप से जुड़ी होती है और इनमें कोई गति नहीं होती, यानी अचल संधि में गति नहीं होती है। अचल संधि के उदाहरण है ऊपरी जबड़ा, आपका कपाल होता है, ठीक। और कपाल के मध्य में स्थित होता है जबड़ा, ठीक। उससे वही ऊपरी जबड़ा और कपाल अचल संधि का उदाहरण है, ठीक। ऊपरी जबड़ा और ऊपरी जबड़ा के मध्य अस्थि, ठीक। खोपड़ी और ऊपरी जबड़ा के मस्त अस्थि, जिसका उदाहरण है ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी के मध्य स्थित होता है, जो वह अचल संधि का उदाहरण होता है, ठीक। अब बता दूं पैर की अस्थियों के बारे में।
हाथ की अस्थि के बारे में। बोन्स ऑफ द हैंड, हाथ में कितनी अस्थियाँ होती है, साथ में ट्रिक के साथ मैं याद करूँगा। हाथ की अस्थि, बोन्स ऑफ द हैंड, एक हाथ में 30 अस्थियाँ पाया जाता है, यानी आपकी एक हाथ में होता है उसमें 30 अस्थियाँ पाया जाता है, और दोनों हाथ में 60 अस्थियाँ पाई जाती है। दोनों हाथ में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है, 60। दोनों हाथ में 60 अस्थियाँ पाई जाती है। हाथ की अस्थियों के नाम CM फूड, ट्रिक के साथ CM फूड। हाथ की अस्थि के नाम याद कर सकते हैं, CM फूड, CM फूड। CM फूड का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रिक C से कार्पल्स। कार्पल्स में कितने हड्डी होते हैं, कार्पल्स में एक हाथ में 8 गो और दो हाथ में 16 गो, ठीक। और M से मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स में कितना होता है, 5 दूनी 10। मेटाकार्पल्स में 5 गो होता है, तो कुल मिलाकर 10 गो हो गया, ठीक। कार्पल्स में 8 गो, 8 दूनी 16 गो हो गया, ठीक। और मेटाकार्पल्स में 5 गो होता है, तो 5 दूनी 10 को अस्थि होता है। मेटाकार्पल्स में फ्लैंगेस में 14 गो अस्थि होता है, तो कुल मिलाकर 28 को। ह्यूमरस में 1 गो होता है, ह्यूमरस सबसे बड़ी अस्थि होती है, ठीक। एक गो दो हाथ में दो गो अस्थि हो गया। हल्ला भी 1 गो होता है, तो दोनों हाथ मिलाकर 2 गो हो गया। रेडियस भी 1 गो होता है, दोनों हाथ मिलाकर 2 गो हो गया, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, कुल मिलाकर 16, 10, 28, 2 मिलाकर 60 गो हो गया। दोनों हाथ में कितनी अस्थि, दोनों हाथ में 60 गो अस्थि हो गया, ठीक। और कार्पल्स अस्थि के बारे में बताऊँ, कार्पल्स अस्थि क्या होता है। कार्पल्स अस्थि कलाई की हड्डी कार्पल अस्थि कहलाता है, यानी कलाई की हड्डी जो कार्पल अस्थि कहलाता है। कलाई की अस्थियाँ अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, मतलब कलाई की अस्थि तो अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, इसे कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स। कार्पल्स में कलाई की अस्थि में कितनी अस्थि होती है, कलाई की अस्थि में 8 गो अस्थि होती है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कलाई की अस्थि और मेटाकार्पल्स और फ्लैंगेस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेटाकार्पल्स, ये है मेटाकार्पल्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मेटाकार्पल्स, यह है आपका मेटाकार्पल्स, यह है आपका फ्लैंगेस। उंगली के ये 5 उंगलियाँ फ्लैंगेस कहलाती है। फ्लैंगेस 14 हो गया, ऐसे हो गया, गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे गिन लीजिए, बताता हूँ मैं। यहाँ पे 1 गो 1 गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो, ये फ्लैंगेस है, ठीक। फ्लैंगेस कितना हो गया, 14 गो हो गया, बताया 14 गो। मेटाकार्पल्स कितना होता है, 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ठीक। ये मेटाकार्पल्स है। और यहाँ पे है यहाँ पे क्या है, ये है आपका कार्पल्स। क्या है, कार्पल्स, ये है आपका कार्पल्स, ठीक। कार्पल्स है, ठीक। कलाई की अस्थि है यहाँ पे, ठीक। इसी को कहते हैं कलाई की अस्थि। इसमें क्या क्या होता है, इसमें 8 गो होता है, ठीक। और मेटाकार्पल्स कितना होता है, 5 गो होता है, ठीक। फ्लैंगेस कितना होता है, 14 गो होता है, ठीक। अच्छा तो समझ में आया होगा, ठीक। यहाँ पे हैंडबल भी दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कार्पल्स, यहाँ पे कार्पल्स है 1 से 8, मेटाकार्पल्स 1 2 3 4 5, मेटाकार्पल्स 1 2 3 4 5, ठीक। फ्लैंगेस 14 को, यहाँ पे 14 को फ्लैंगेस देख सकते हैं। मेटाकार्पल्स कितना है, मेटाकार्पल्स 8 गो है। मेटाकार्पल्स कितना है, मेटाकार्पल्स 5 गो, सॉरी, मेटाकार्पल्स 5 गो है, ठीक। और कार्पल्स कितना है, कार्पल्स 8 गो है, ठीक। यहाँ पे 8 गो दिया हुआ है, ठीक। अब ह्यूमरस और रेडियस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मेटाकार्पल्स के बारे में। हाथ की हथेली की अस्थियाँ मेटाकार्पस कहलाता है। हाथ की हथेली की अस्थि क्या कहलाता है, मेटाकार्पस। बताया था मेटाकार्पस कौन है, हाथ की हथेली। मेटाकार्पस हाथ की हथेली में, मेटाकार्पल्स की हाथ की हथेली में कलाई की कार्पस हड्डियाँ और अंगुलियों को फ्लैंजेस के बीच स्थित होता है। यानी मेटाकार्पल जो होता है हाथ की हथेली में कलाई की कार्पल हड्डियाँ और अंगुलियों के फ्लैंजेस के बीच स्थित होता है। यानी मेटाकार्पल कलाई की अस्थि और फ्लैंजेस के बीच में स्थित होता है, उसी को मेटाकार्पल कहते हैं। मेटाकार्पल हाथ की हथेली को कहते हैं, ठीक। फ्लैंजेस अस्थि, उंगलियों और अंगूठे की अस्थियाँ फ्लैंगेस कहलाती है।
और अंगूठे की अस्थियाँ मैंने आपको उंगली जो होता है 5 गो उंगली वह फ्लैंगस कहलाता है, ठीक। और पैर में भी जो उंगली होती है वो भी फ्लैंगस कहलाते हैं, उसमें भी 14 गो होता है, ठीक। फ्लैंगस अस्थि मानव शरीर में हाथ और पैर दोनों में पाया जाता है, ठीक। ह्यूमरस अस्थि क्या है? ह्यूमरस अस्थि ऊपरी बाह में कंधे के जोड़ से कोहनी के जोड़ तक ह्यूमरस कहलाता है। ऊपरी बाह में कंधे के जोड़ से लेकर कोहनी तक के ह्यूमरस बोन कहलाता है। ह्यूमरस बोन की डायग्राम बताऊंगा, ठीक। ह्यूमरस बोन ऊपरी बाह में कंधे के जोड़ और कोहनी के जोड़ के बीच स्थित है। ह्यूमरस मानव शरीर का हाथ की सबसे बड़ी और लंबी हड्डी होती है। ह्यूमरस मानव शरीर के हाथ की सबसे बड़ी और लंबी हड्डी होती है, सबसे बड़ा और लंबा होता है, ठीक। ह्यूमरस अग्र बाहु या बाह की कलाई या फोर आर्म क्या होता है? कोहनी से कलाई तक की अस्थि फ्रॉम एल्बो टू राइट अग्र बाहु कहलाता है। यानी कोहनी से लेकर कलाई तक की जो अस्थि होती है वो अग्र बाहु कहलाता है, यानी फोर आर्म कहलाता है। अग्र बाहु में 2 अस्थि स्थित होती है, रेडियस और अल्ना स्थित होती है। यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस और अल्ना। यहाँ बता देता हूँ अग्र बाहु, यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमरस है और इसको अग्र बाहु कहते हैं, ठीक। कोहनी से कलाई तक के बीच की अस्थि अग्र बाहु कहलाता है। यह है कोहनी है, यहाँ पे देख सकते हैं यह है कोहनी और यह है कलाई। यहाँ पे कलाई है, ठीक। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की अस्थि क्या कहलाता है? अग्र बाहु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर आर्म कहलाता है, ठीक। फोर आर्म कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। ये रेडियस और अल्ना ये दोनों फोर आर्म की अस्थि होती है। यहाँ पे ह्यूमरस, ये ह्यूमरस यहाँ पे ऊपरी बाह होता है आप लोगों का, ये होता है ह्यूमरस कहलाता है। ऊपरी बाह में एक ही अस्थि होता है, ठीक, ह्यूमरस, ठीक। और रेडियस और अल्ना क्या होता है? चलिए बताते हैं रेडियस और अल्ना क्या होता है, ठीक। रेडियस यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस और अल्ना क्या होता है? अल्ना अग्र बाहु की लंबी अस्थि होती है जो छोटी उंगली की तरफ स्थित होती है। मतलब अल्ना अग्र बाहु की सबसे लंबी अस्थि होती है और एक छोटी उंगली की तरफ स्थित होती है। और रेडियस अग्र बाहु की छोटी अस्थि होती है जो अंगूठे की तरफ स्थित होती है, ठीक। रेडियस अंगूठे की तरफ और अल्ना छोटी उंगली के बीच स्थित होती है, छोटी उंगली की तरफ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैं बता दूं, यह है अल्ना यहाँ पे देख सकते हैं आया हुआ है, यहाँ पे छोटी उंगली, यह है छोटी उंगली, ठीक। और रेडियस यहाँ पे देख सकते हैं अंगूठे की तरफ स्थित होता है, रेडियस अंगूठे की तरफ स्थित है, ठीक। आप लोग को देख सकते हैं रेडियस किसके भी स्थित होता है? अंगूठे की तरफ, अंगूठा छोटा होता है, ठीक। और ये अल्ना बड़ा होता है, इसलिए अल्ना स्थित होता है छोटी उंगली के बीच और रेडियस स्थित होता है अंगूठा की तरफ। रेडियस और अल्ना अग्र बाहु की अस्थि है, ठीक, अग्र बाहु की अस्थि है, ठीक। अच्छा करो, समझ में आया होगा, अल्ना भी समझ में आएगा, हाथ की अस्थि भी पूरी समझ में होगा। अब पैर की अस्थि के बारे में बात करूँ तो पैर की अस्थि, पैर में आपकी कितनी अस्थियाँ होती है? बोन्स ऑफ द फुट, एक पैर में 30 अस्थियाँ पाई जाती है, यानी एक आपका पैर होता है उसमें 30 अस्थियाँ पाया जाता है और दोनों पैर मिलाकर 30 दूनी 60 अस्थियाँ पाया जाता है। यानी हाथ और पैर दोनों में आप लोगों को 30 अस्थियाँ पाया जाता है। एक हाथ और एक पैर में 30 अस्थियाँ पाया जाता है, ठीक। मतलब दोनों पैर में 30 दूनी 60 अस्थियाँ पाया जाता है और दोनों हाथ में 60 अस्थियाँ पाई जाती है। यानी हाथ और पैर दोनों में 60 अस्थियाँ पाया जाता है। 60 120, हाथ और पैर की अस्थियाँ 120 गो अस्थि हो गया। बात कितने हो गया है? 206 का। आगे बताता हूँ मैं, ठीक। पैर की अस्थियों की ट्रिक याद करने की, टीफी में फल पटेला टर्सल फीमर, ठीक है। टीफी में फल पटेला टर्सल फीमर, यानी टी से टीबिया, ठीक। FI से फिबुला और में से मेटाटार्सल, फ्लैंगस
पीएचए से फ्लैंगेस, फ्लैंगेस कितना हो गया, फ्लैंगेस 14 दूनी में 28, मेटल प्लस 5 गो होता है, 5 दूनी 10 को दूनी में, ठीक। फिबुला कितना होता है, फिबुला 2 गो होता है, एगो 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 बगल में फिबुला 2 गो होता है, फिबुला की कौ होता है, एगो 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 पैर में और एगो एगो 2 गो मिलाकर दोनों पैर में होता है, तो एगो एक पैर में, एगो एक पैर में 2 गो हो गया, ठीक। टिबिया भी 2 गो होता है, ठीक, ये दोनों पैर में मिलाकर, ठीक। और पटेला, पटेला देख सकते हैं, पटेला 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 भी एक होता है, दोनों मिलाकर 2 गो हो गया। टर्सल, टर्सल 7 गो होता है, दोनों मिलाकर 14 गो हो गया। फीमर एक गो होता है, दोनों मिलाकर 2 गो हो गया, ठीक। यहाँ पर जरूरी बात है, मानव शरीर की सबसे लंबी और बड़ी अस्थि फीमर होती है, जिससे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। फीमर को जांग की हड्डी का, जो आपका जांग होता है उसको फीमर भी कहा जाता है, इसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। सबसे शरीर की सबसे लंबी और बड़ी हड्डी होती है। मानव पैर की सबसे बड़ी और लंबी अस्थि फीमर होती है, ठीक। ऐसा तो समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका पैर है, क्या है, पैर है, देख सकते हैं आप लोग, पैर, ठीक, पैर है, ठीक। यह अंश मेखला का है, नहीं श्रोणी मेखला का है, श्रोणी मेखला का है, इसको छोड़िए, ये श्रोणी मेखला का है, ये श्रोणी मेखला का है, ठीक। यहाँ पे देखिए, अब बताता हूँ मैं, यहाँ पे यह है फीमर, आपका जांग, जांग है फीमर, ठीक। पटेला, जांग को, जांग के घुटने की हड्डी होता है पटेला, जांग घुटने में एक कुल संरचना होती है, ठीक, इसको पटेला कहते हैं, ठीक, यहाँ पे पटेला कहते हैं, ठीक। टिबिया, टिबिया यहाँ होती है, टिबिया यहाँ पे होती है, फिबुला यहाँ होती है, ठीक, फिबुला। टर्सल यहाँ पर होती है, ठीक, देख सकते हैं। मेटल यहाँ पे होती है, फ्लैंगेस भी यहाँ पे होती है, ठीक। ऐसे तो समझ में आया होगा, ठीक। नहीं समझ में आया होगा ना, तो मैं एनिमेशन से समझा दूँगा, ठीक। यहाँ पे देख से चित्र देख लीजिए, ठीक। साथ से डायग्राम भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक। तो पहले अन्य बातें जान लीजिए। वक्ष या छाती क्या है, वक्ष या छाती, वक्ष या छाती मानव शरीर का ऊपरी भाग है, जो गर्दन और पेट, जो गर्दन, नेक और एब्डोमेन के बीच स्थित होता है। छाती कहाँ कहाँ स्थित होता है, छाती होती है, वक्ष, वक्ष या छाती मानव शरीर के ऊपरी भाग होता है, जो गर्दन और पेट के बीच स्थित होता है। वक्ष या छाती के अंदर वक्षीय गुहा होता है, कैविटी होता है। वक्ष या छाती के अंदर क्या होता है, वक्षीय गुहा होता है, और वक्षीय गुहा में फेफड़ा, हृदय, श्वास नली और अन्य महत्वपूर्ण अंग स्थित होता है। वक्ष, फेफड़ा मतलब छाती में क्या क्या स्थित होता है, फेफड़ा, हृदय, श्वास नली और अन्य महत्वपूर्ण अंग स्थित होता है। वक्ष या छाती में 25 अस्थियाँ होती है, यानी आपकी छाती में 25 अस्थियाँ होती है, 25 अस्थियाँ होती है, जिसमें 24 को पसलियाँ होती है, एक उरेस्थी होती है, एक स्टर्नम होती है। स्टर्नम क्या होता है, रिब केज क्या होता है, इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक। वक्ष या अस्थि, वक्ष की अस्थि स्टर्नम को, वक्ष की अस्थि मतलब स्टर्नम को छाती का हड्डी यानी चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ठीक। वक्ष की अस्थि जो होता है स्टर्नम, वक्ष की अस्थि को छाती की हड्डी यानी ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। वक्ष की अस्थि स्टर्नम को छाती की हड्डी यानी ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन कहते हैं। मतलब वक्ष की अस्थि जो स्टर्नम होता है उसको क्या कहते हैं, चेस्ट बोन भी कहते हैं। स्टर्नम को चेस्ट बोन भी कहते हैं या ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम छाती के बीच में स्थित होता है, एक लंबी चपटी हड्डी होता है। ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम छाती के बीच में होता है, छाती की कहाँ होता है, बीच में होता है, एक लंबी चपटी हड्डी होता है, ठीक है, स्टर्नम कहते हैं। कहाँ कहाँ स्टर्नम होता है बता दूँ मैं, यहाँ पे स्टर्नम के बारे में, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टर्नम है, ठीक। छाती के बीच में एक चपटी हड्डी होता है, यहाँ पे स्टर्नम, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक। छाती के बीच में है स्टर्नम, चपटी हड्डी होता है, ठीक। इसके ये पसली रिब केज मैं आगे बता रहा हूँ मैं। पसली पिंजर या वक्षीय पिंजर क्या होता है, रिब केज या थोरेरिक केज क्या होता है। पसली वक्ष की अस्थि क्या होता है, पसली रिब केज वक्ष की अस्थि स्टर्नम, वक्ष की अस्थि स्टर्नम और मेरुदंड, बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम
से जुड़कर एक शंकुरूपी बॉक्स की रचना करता है। ये पसली वक्ष की अस्थि किससे जुड़ता है? स्टर्नम से जुड़ता है और मेरुदंड से जुड़ता है, से जुड़कर एक शंकुरूपी बॉक्स के समान रचना करता है, जिसे पसली पिंजर कहते हैं, यानी रिब केज कहते हैं। रिब केज कहते हैं, डायग्राम पर बताऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक, पसली पिंजर वक्षीय गुहा में स्थित महत्वपूर्ण अंग, जिसे हृदय, फेफड़ा, श्वास नली आदि अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक, पसली पिंजर जो वक्षीय गुहा में स्थित, यानी छाती के अंदर वक्षीय गुहा है, उसमें वक्षीय गुहा में क्या होता है? हृदय होता है, फेफड़ा होता है और श्वास नली, इसी अंगों की रक्षा करता है पसली पिंजर। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? 12 जोड़ी, T1 से T12। मानव शरीर में 10 जोड़ी पसलियाँ, यानी T1 से T10 तक, यानी 20 गो पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी होती है, और बाकी जो 4 गो अस्थियाँ होती है वह किससे जुड़ी होती है? वह रीढ़ की हड्डियों से जुड़ा होता है। ठीक, मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ 12 जोड़ी पसलियाँ यानी 24 गो पसलियाँ होती है। ठीक, जिसमें 10 गो पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी होती है। ठीक, और मानव शरीर में यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम 2 जोड़ी पसलियाँ T11 और T12 रीढ़ की हड्डी मेरुदंड से जुड़ा होता है। ठीक, यहाँ पे स्टर्नम लोकेशन यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिब्स, यही होता है रिब्स, पसली, यही पसली है। ठीक, यही पसली है, यही पसली है। यहाँ पे 24 गो पसली होता है। ठीक, 24 गो पसली होता है। कितनी पसली होती है? 24 गो पसली होती है। 24 गो पसली में क्या होता है? 24 गो पसली में, इसमें 24 गो पसली में 20 गो स्टर्नम से जुड़ा होता है। किससे? 20 गो स्टर्नम से जुड़ा होता है, और 4 गो T11 से लेकर T12 तक ये होता है रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक, कशेरुका रीढ़ की हड्डी मेरुदंड क्या होता है? कशेरुका से स्पिन, वर्टेब्रल कॉलम, स्पिनल कॉलम या बैकबोन क्या होता है? मानव शरीर में मेरुदंड गर्दन यानी मस्तिष्क के पिछले भाग से प्रारंभ होकर पीठ के निचले हिस्से तक जाता है। मेरुदंड कहाँ से आता है? मस्तिष्क से प्रारंभ होकर मस्तिष्क के पिछले भाग से प्रारंभ होकर, यानी गर्दन के बीच क्या होता है? मस्तिष्क के पिछले भाग से प्रारंभ होकर पीठ के निचले हिस्से तक जाता है। मेरुदंड शरीर को आधार देता है और हमें सीधा खड़ा रहने और झुकने में मदद करता है। मेरुदंड क्या क्या कार्य करता है? मेरुदंड हमारे शरीर को आधार देता है, चलने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करता है और झुकने में मदद करता है। मेरुदंड की सहायता से ही हम झुक सकते हैं और चल सकते हैं और सीधा खड़ा रह सकते हैं। मेरुदंड नहीं होगा, ना झुकेगा, ना खड़ा होइएगा, ना चल पाइएगा। ठीक, मेरुदंड शरीर में, मानव शरीर में मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, जिन्हें कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड किससे बना होता है? छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। मेरुदंड, मानव शरीर में मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, जिसे कशेरुका कहते हैं। कशेरुका क्या होता है? कशेरुका रीढ़ की हड्डी की छोटी छोटी अस्थियाँ होती है। कशेरुका क्या होता है? रीढ़ की हड्डी की छोटी छोटी अस्थियाँ होती है। मानव शरीर में मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। एग्जाम में ऐसे पूछेगा, यदि मानव शरीर में मेरुदंड कितने कशेरुकाओं का बना होता है? 33 कशेरुकाओं का बना होता है। लेकिन एक वयस्क मानव शरीर में मेरुदंड की संख्या 26 होती है, यानी जन्म के समय मेरुदंड की संख्या 33 होती है, लेकिन धीरे धीरे विकास के दौरान मेरुदंड की संख्या 26 हो जाती है। यानी एक मानव के शरीर में मेरुदंड की संख्या 26 होती है, लेकिन यही पूछ सकता है कितने कशेरुकाओं का बना होता है? तो 33 कशेरुकाओं का बना होता है। ठीक, अब मेरुदंड यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पीठ है, देख सकते हैं, यही है मेरुदंड, यही है मेरुदंड। ठीक, वर्टेब्रल कॉलम मेरुदंड। ठीक, देख लीजिए आप लोग, मेरुदंड, यही है मेरुदंड आप लोगों का। गर्दन से प्रारंभ होता है आपको, और निचले हिस्से, पीठ के निचले हिस्से, गर्दन से प्रारंभ होकर, यहाँ से प्रारंभ होकर पीठ के निचले हिस्से तक जा रहा है। ठीक, यही है मेरुदंड। मेरुदंड के बारे में बता देंगे। मानव शरीर में जन्म के समय 33 कशेरुकाएँ होती है, जो कि विकास के दौरान कुछ कशेरुकाओं को आपस में जुड़कर 13 हो जाते हैं, यानी 26 हो जाती है। एक मानव के शरीर में 26 कशेरुकाओं होता है। ठीक, रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड 26 को होता है। ठीक, लेकिन
यही पूछेगा कितने कशेरुकाओं का बना होता है, तो क्या बताइएगा 33 कशेरुकाओं का बना होता है, और कितने होता है 26 को होता है। ठीक। मेखलाय क्या होता है, गिल्डर। मेखलाय के चलते ही हम सब चल सकते हैं। मानव कंकाल में 2 प्रकार की मेखलाय होती है, एक होता है अंश मेखला, पेक्टोरल गिल्डर। पेक्टोरल गिल्डर क्या कहते हैं, शोल्डर भी कहते हैं, शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। श्रोणी मेखला पेल्विक गिल्डर या श्रोणी अस्थिया, पेल्विक बोन्स भी कहते हैं। यानी पेल्विक बोन्स क्या होता है, पेल्विक बोन होता है आप बैठते हैं, कुल्हे की अस्थि को जानते हैं, हिप बोन, इसी के सहारे आप बैठते हैं, इसको पेल्विक बोन चाहिए। अंश मेखला की संरचना है। ठीक। श्रोणी मेखला की संरचना है, पेल्विक गिल्डर या पेल्विक बोन्स की संरचना है। ठीक। अंश मेखला के बारे में बता दूं, अंश मेखला क्या होता है, पेक्टोरल गिल्डर क्या है, हमारे शरीर में हाथ की अस्थियाँ जो होती है वो अंश मेखला से जुड़ी होती है। हमारे शरीर में जो हाथ की अस्थियाँ होती है किससे जुड़ी होती है, अंश मेखला से जुड़ी होती है। और अंश मेखला में 2 जोड़ी यानी 4 गो अस्थि होती है। स्कैपुला जिसे शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, क्लेविकल जिसे कलर बोन भी कहते हैं, स्कैपुला शोल्डर ब्लेड, ये कहाँ स्थित होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक। वीडियो में बने रहिएगा। ठीक। चित्र के साथ बताऊंगा मैं। स्कैपुला अस्थि को कंधे की हड्डी, स्कैपुला अस्थि को क्या कहते हैं, कंधे की हड्डी, शोल्डर ब्लेड या शोल्डर बोन्स भी कहते हैं। और स्कैपुला एक सपाट त्रिकोणीय हड्डी होती है जो कंधे के पीछे की ओर स्थित होता है। स्कैपुला एक सपाट होता है, त्रिकोणीय हड्डी मतलब 3 संरचना जैसी हड्डी होती है जो कंधे के पीछे स्थित होता है। और क्लेविकल अस्थि को हंसले भी कहते हैं, यानी कलर बोन भी कहते हैं। ठीक। क्लेविकल को क्या कहते हैं, कलर बोन कहते हैं। क्लेविकल क्या होता है, क्लेविकल पतली हड्डी होती है जो छाती के सामने स्टर्नम और कंधे की अस्थि स्कैपुला के बीच स्थित होता है। तो ये क्लेविकल और कलर बोन क्या होता है। स्कैपुला देख सकते हैं आप लोग, क्लेविकल है, यही यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। क्लेविकल आप कंधे की अस्थि को यहाँ पे देख सकते हैं, क्लेविकल यहाँ पे, इसको कलर बोन भी कहते हैं, इसको कलर बोन भी कहते हैं इसको। ठीक। यहाँ पे कलर बोन भी होता है। ठीक है, कलर होता है, यहीं पे होता है कलर, इसको हो जाता है क्लेविकल। स्कैपुला यहाँ पे चपटी संरचना होता है स्कैपुला। ठीक। यहाँ पे देख लीजिए स्कैपुला, यहाँ यही अंश मेखला है। ठीक। अब बात करूँ श्रोणी मेखला या श्रोणी अस्थियाँ क्या होती है। पेल्विक गिल्डर या पेल्विक बोन, हमारे शरीर में पैर की अस्थियाँ श्रोणी मेखला से जुड़ा होता है। हमारे शरीर में पैर की अस्थियाँ किससे जुड़ा होता है, श्रोणी मेखला से जुड़ा होता है। ठीक। श्रोणी मेखला बॉक्स के समान संरचना बनाती है, जो कुल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। श्रोणी मेखला बॉक्स के समान संरचना बनाएगा, एक बॉक्स के जैसा बनाएगा, एक कुल्हे वाला हिस्सा होता है जिसके सहारे हम बैठते हैं। श्रोणी मेखला अमाशय के नीचे पाया जाता है। श्रोणी मेखला कहाँ पाया जाता है, अमाशय के नीचे पाया जाता है, जो विभिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक। अमाशय के नीचे पाया जाता है। श्रोणी मेखला कुल्हे की अस्थि भी कहते हैं जिसके सहारे हम बैठते हैं। श्रोणी मेखला के कुल्हे की अस्थि यानी हिप बोन्स या श्रोणी अस्थि, पेल्विक बोन्स भी कहते हैं। श्रोणी मेखला में केवल 2 अस्थियाँ होती है। श्रोणी मेखला में कितनी अस्थियाँ होती है, 2 अस्थियाँ होती है, क्योंकि एक बाएं और एक दाएं होती है। ठीक। जिन्हें कुल्हे की अस्थि भी कहा जाता है, प्रत्येक कुल्हे की अस्थि 3 अलग अलग अस्थियों से बना होता है जिन्हें इलियम इस्चियम प्यूबिस कहते हैं। मतलब कुल दोनों मिलाकर श्रोणी मेखला में 6 अस्थियाँ होती है। श्रोणी मेखला में कितनी अस्थियाँ होती है, कुल मिलाकर 6 अस्थियाँ होती है, लेकिन श्रोणी मेखला 2 ही होती है। हमारे शरीर में श्रोणी मेखला कितनी होती है, 2 अस्थियाँ होती है। हमारे श्रोणी मेखला की 2 अस्थियाँ ही होती है। ठीक। और श्रोणी मेखला में दोनों अस्थियाँ में 3-3 अस्थि पाया जाता है, यही बताया गया। इसमें कुल मिलाकर 6 अस्थियाँ होती है, लेकिन यहाँ में 2 अस्थियाँ ही मारना है, क्योंकि श्रोणी मेखला में केवल 2 अस्थियाँ होती है, एक बाएं और एक दाएं, जो कुल्हे की अस्थि भी कहते हैं। इसी के सहारे, कुल्हे की अस्थि के सहारे ही हम सब बैठते हैं। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं श्रोणी मेखला एक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, 2 हो गया, यही है श्रोणी मेखला। ठीक। जिसके सहारे हम बैठते हैं, कुल्हे की अस्थि, कुल्हे के सहारे हम बैठते हैं। ठीक। अब मानव खोपड़ी के बारे में बात करूँ। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। मानव खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी होती है। मानव को खोपड़ी अनेक प्रकार की अस्थियाँ होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी अस्थि होती है, अनेक अस्थियाँ से जुड़ने से बनी होती है। मानव खोपड़ी हमारे शरीर की अति महत्वपूर्ण
अंग मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी मानव खोपड़ी हमारे शरीर की सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग जो मस्तिष्क होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियाँ होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? 29 अस्थियाँ होती है। CFHO ठीक है। CFHO यहाँ पे कौन कौन होता है? एक होता है क्रेनियल बोन्स जिसे कपाल की अस्थि भी कहते हैं। यानी आपका कपाल होता है, कपाल उसमें क्रेनियल बोन्स भी कहते हैं, इसमें 8 गो होता है। फेशियल बोन्स यानी चेहरे की अस्थि में 14 गो हड्डी होती है। ठीक। हायोइड बोन्स मतलब कंठिका जिसके सारे हम बोलते हैं वह 1 गो होता है। ठीक। ओसिकलस बोन्स मतलब कर्ण अस्थि, कर्ण कान की अस्थि में 6 गो हड्डी होती है। यानी एगो कान में 3 गो और दोनों में कान में लगे 6 गो हो गए। ठीक। अब देख सकते हैं डायग्राम में, देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक। बता दूँ यहाँ पे कौन कौन क्या है। ये है कपाल, ये है क्रेनियल, क्या है क्रेनियल। ठीक। क्रेनियल। ये है फेशियल, ये है फेशियल। ठीक। यह है फेशियल होता है। नीचे होता है हायोड, हायोड होता है नीचे, हायोड होता है। ठीक। नीचे होता है एक और हायोड होता है। कान होता है, कर्ण, कर्ण होता है, कर्ण, कर्ण होता है। ईयर 6 गो होता है, कान में 6 गो होता है। ठीक। क्रेनियल ऊपर वाला भाग होता है। ठीक। फेशियल मतलब फेस का भाग होता है। हायोड मतलब गला का भाग होता है। ठीक। अब बात करूँ मैं उपास्थि के बारे में। कार्टिलेज ना तो ये अस्थि होगा, ये अस्थियाँ होती है। ठीक। उपास्थि मतलब ये अस्थि से ही बना होता है लेकिन ये कठोर नहीं होती है, इसे मोड़ा भी जा सकता है। जो अस्थियाँ कठोर नहीं होती है और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें उपास्थि कहते हैं, यानी कार्टिलेज कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अस्थियाँ यानी जो हड्डी तो होती है लेकिन वो कठोर नहीं होती है। ठीक। इन्हें मोड़ भी सकते हैं। ठीक। इन्हें मोड़ के घुमा भी सकते हैं। ठीक। ये टूटेगा नहीं। ठीक। ये कितने भी मोड़िएगा ये टूटेगा नहीं, इसी को उपास्थि कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। मोड़ भी सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, इधर उधर कर भी सकते हैं लेकिन टूटेगा नहीं। मानव शरीर में उपास्थि कान, नाक और संधियों में पाया जाता है। मानव शरीर में उपास्थि कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक कान में पाया जाएगा और एक नाक में पाया जाएगा, एक उपास्थि में पाया जाता है। कान के ऊपरी भाग कहाँ पाएगा? कान के ऊपरी भाग मतलब अपर पार्ट ऑफ ईयर में उपास्थि कार्टिलेज उपस्थित होता है। कान के सबसे ऊपरी भाग में उपास्थि स्थित होता है। ठीक। कान के ऊपरी भाग में उपास्थि स्थित होता है। ठीक। अब बात करें मानव शरीर में दूसरे 6 अस्थियों के नाम। दूसरे 6 अस्थियाँ कौन कौन होता है इसको मैंने दूसरे 6 अस्थियाँ खोपड़ी में 29 होता है, पसली पिंजर में 24 को होता है, स्टर्नम 1 गो होता है, मेरुदंड 26 को होता है, सोनी मेखला 2 गो होता है, अंश मेखला 4 गो होता है, हाथ की अस्थि 60 गो, पैर की अस्थि 60 गो, कुल मिलाकर 206 गो जोड़ लीजिएगा। ठीक। इसका PDF में दे दूंगा। ठीक। अब स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, मैं बताते चलता हूँ। ठीक। कंकाल तंत्र के बारे में ये हो गया आप लोगों का स्कल यानी खोपड़ी, ये क्या हो गया? खोपड़ी, स्कल। ठीक। ये हो गया यहाँ पे क्लेविकल यानी कलर बोन भी कहते हैं। ठीक। ये हो गया आप लोगों का स्टर्नम, यहाँ पे 20 में चपटी संरचना होती है स्टर्नम। ये हो गया ह्यूमरस, हाथ की सबसे बड़ी और लंबी हड्डी होती है। ठीक। यह है रिब्स, ये होता है रिब्स। ठीक। ये होता है यह सामने, यह पीछे का। ठीक। यह रिब्स। ठीक। यह वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी ये होता है। ठीक। होता है पेल्विक गिल्डर यानी श्रोणि मेखला है। ठीक। श्रोणि मेखला है। ठीक। ठीक। यहाँ पे श्रोणि मेखला है। रेडियस यानी हाथ की अस्थि जिसे अग्रभाग की अस्थि भी कहते हैं। अल्ना, यहाँ पे अल्ना भी है यानी कार्पल्स भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। स्केपुला यानी अंश मेखला भी कहते हैं इसको। ठीक। अंश मेखला भी कहते हैं। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे करके बता रहा हूँ कुछ यहाँ पे। ठीक। है फीमर, यहाँ पे फीमर है, यहाँ पटेला है, यहाँ पे पटेला, यह है टिबिया। ठीक। यह है फिबुला। ठीक। यहाँ पे 3 गो हड्डी, यहाँ पे 3 गो हड्डी से मिलकर बना होता है। ठीक। ये श्रोणि मेखला 3 गो हड्डी से मिलकर इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक। 3 गो हड्डी से मिलकर बना होता है, जबकि श्रोणि मेखला 2 गो होता है। कौन कौन 2 गो होता है? एगो ए होता है, एगो ए होता है। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका PDF में दे दूँगा। ठीक। मेटाकार्पस यहाँ पे होता है। मेटाकार्पस ये है टार्सल, यहाँ पे ये है फ्लैंगस मतलब हाँ
मतलब अंगूठा, अंगूठा मतलब पैर की उंगली होता है, वो सब फ्लैंगस के अंतर्गत आता है। पैर और उंगली फ्लैंगस कहलाता है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग। इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अब अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियाँ संयुक्त रूप से कार्य करती है। मतलब अस्थि को गति प्रदान करने के लिए, चलने के लिए दो पेशियाँ संयुक्त रूप से कार्य करती है। टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन। ठीक, किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए, यानी किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियाँ टू मसल संयुक्त रूप से एक साथ कार्य करती है। संयुक्त रूप से कहा, किसी भी अस्थि को, किसी भी कोई भी अस्थि उसको गति प्रदान करने के लिए दो मसल की आवश्यकता होती है। फिर एग्जाम में पूछ सकते हैं मतलब पूछ सकता है कि पेशी को, किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितने पेशी की आवश्यकता होती है? दो पेशी की। एक संकुचन करता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन करता है, शीतलन मतलब रिलैक्सन करता है। पेशी, पेशी क्या होता है? पेशी कोशिकाओं यानी ऊतक का बना होता है। यह हमारे शरीर को हिलाने डुलाने, जैसे हाथ एवं पैर को मोड़ना व सीधा करना, वस्तु को उठाना और शरीर की स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है। पेशियाँ हमारे हाथ को, पैर को मोड़ने का कार्य करती है, सीधा करने का करती है, वस्तु को उठाने का कार्य करती है। पेशियाँ शरीर को स्थिर रखने का कार्य करती है। ठीक, दूसरे शब्द में मैं बात करूँ, पेशियाँ संकुचन यानी सिकुड़ने और शीतलन की क्षमता रखता है, जिससे शरीर में गति उत्पन्न होता है। सिकुड़ने मतलब संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, शीतलन मतलब ढीला होना, रिलैक्स होना। ठीक, की क्षमता रखता है पेशियाँ। ठीक, संकुचित का अर्थ होता है लंबाई में कमी। क्या होता है? लंबाई में कमी होता है। शीतलन का अर्थ होता है लंबाई में वृद्धि। डायग्राम के बारे में बताऊंगा, डायग्राम। ठीक, संकुचित यानी लंबाई में कमी की अवस्था में पेशियाँ उभर जाती है। मतलब पेशियाँ लंबाई में कमी की संकुचित अवस्था में पेशी क्या होती है? उभर आती है। संकुचित अवस्था में पेशी कैसे उभर आती है, मैं बताऊँगा डायग्राम के साथ। शीतलन यानी लंबाई में वृद्धि की अवस्था में पेशियाँ पतली हो जाती है। वृद्धि की अवस्था में पेशी कैसे हो जाती है? पतली हो जाती है। ठीक, संकुचन, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है। संकुचन की अवस्था में पेशी कैसे हो जाती है? छोटी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी और मोटी हो जाती है। ठीक, संकुचन की अवस्था में पेशी अस्थि को खींचती है। संकुचन की अवस्था में पेशी अस्थि को खींचती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। एक बात ध्यान रखिए, पेशी केवल पुल कर सकती है लेकिन धक्का नहीं दे सकती है। इसलिए कहा गया मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। ठीक, यहाँ पे पेशी अस्थि को मोड़ने यानी फ्लेक्सिंग और सीधा करने मतलब एक्सटेंडिंग का कार्य करती है। कैसे काफी डायग्राम को वो समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, जब अस्थि संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फ्लेक्सिंग हो, जब अस्थि शिथिल होती है तो रिलैक्सन यानी होती है तो एक्सटेंडिंग। ठीक, एक्सटेंड मतलब सीधा करना। ठीक, ऐसे होता है, डायग्राम के साथ समझ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अस्थि को गति प्रदान करने की दो मांसपेशी की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ पे फुलाइएगा। ठीक, यहाँ पे फुला रहा है। ठीक, यहाँ पे ठीक फुला रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ठीक, रिलैक्स संकुचित कर रहा है। और यहाँ पे शीतलन मतलब ढीला कर रहा है, मतलब एक सिकुड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे फुला रहा है, बड़ी फुला रहा है। ये हो गया संकुचित, ये हो गया संकुचित। ठीक, और ये हो गया आप लोगों का शीतलन। ठीक, समझ लिए। या बड़ी फुलाइएगा तो ये हो गया संकुचित यानी फ्लैक्सिंग फ्लैक्सिंग फ्लैक्सिंग। और सीधा कीजिएगा तो एक्सटेंडिंग। ठीक, ये हो गया शीतलन, ये हो गया शीतलन, ये हो गया शीतलन। ठीक, ये हो गया संकुचित मतलब मोड़ना और शीतलन मतलब फैलाना। ठीक, समझ में आया होगा। जंतुओं की चाल। अब गेट ऑफ एनिमल्स। केंचुआ क्या है? केंचुआ का शरीर अनेक छल्लों से बना होता है। केंचुए के शरीर में अस्थि नहीं होती है, यानी केंचुए के शरीर में हड्डी नहीं होती है, लेकिन इनमें पेशियाँ होती है जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। यानी और केंचुए के शरीर में अस्थि नहीं होती है। ठीक, इनमें पेशियाँ होती है जिसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करता है। ठीक, एन earthworm does not have bones but it has a muscle which helps to extend and shorten the body। यानी केंचुए के शरीर में अस्थि नहीं होती है, इनमें पेशियाँ होती है जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करता है। ठीक, केंचुआ कैसे चलता है? केंचुआ कैसे
केंचुआ कैसे चलता है? तो चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर को पहले अग्रभाग को फैलाता है, मतलब पहले क्या करता है, चलने के दौरान केंचुआ मतलब आगे वाले भाग को फैलाएगा, ठीक, और पिछले वाले हिस्से को भूमि पर जकड़, मतलब पिछले वाले जो हिस्सा होता है भूमि को पकड़े रखता है। इसके बाद अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पक्ष भाग को स्वतंत्र कर देता है। केंचुआ के शरीर में चिकने पदार्थ मतलब स्लिमी सबस्टेंस होता है जो केंचुआ को चलने में सहायता प्रदान करता है। केंचुआ के शरीर में चिकना पदार्थ होता है, ठीक, स्लेमी स्टेंस सबस्टेंस होता है जो केंचुआ को चलने में सहायता प्रदान करता है, ठीक। केंचुआ के शरीर में अनेक छोटे छोटे सूख बाल जैसी आकृति होती है। केंचुआ के शरीर में बाल जैसी आकृति होती है, सूख होती है। यह सूख पेशियों से जुड़ी होती है। सूख किससे जुड़ी होती है? पेशियों से जुड़ी होती है। यह सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाती है। सूख केंचुआ के शरीर में जो सूख होता है वो मिट्टी के पकड़ को मजबूत बनाती है, ठीक। केंचुआ आप देख सकते हैं केंचुआ के बारे में। केंचुआ चलने के दौरान अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है। केंचुआ का शरीर अपने पचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुआ जो मिट्टी को खाता है, चलने के दौरान मिट्टी को खाता है, वो मिट्टी पचता नहीं है, ठीक। वो मिट्टी को बिना पचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है क्योंकि उसके शरीर में मिट्टी पचता नहीं है, ठीक। इस और केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पादप को लाभ होता है। इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ठीक। केंचुआ इसलिए मिट्टी को उपजाऊ कैसे करता है? केंचुआ चलता है और केंचुआ मिट्टी को खाता है तो उसके शरीर में पचता नहीं है तो उसको उगील लेता है। इसलिए ऐसे ही करते जाता है केंचुआ, ऐसे ही करते जाता है जिससे मिट्टी उपजाऊ होती जाती है, ठीक। इसलिए कहा जाता है केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आया होगा केंचुआ के बारे में, ठीक। यहाँ पे केंचुआ देख सकते हैं, यहाँ पे यही है केंचुआ, डायग्राम में देख सकते हैं केंचुआ इसके आप देखे होंगे, ठीक। इसमें सूख बाल होता है, मतलब सूख बाल होता है, छोटे छोटे सूख बाल जैसी आकृति होती है, ठीक। से चलता है, ठीक। पहले आगे फैलाएगा, ठीक, पिछले भाग को जकड़े रखता है, फिर पिछले आगे भाग बढ़ता है तो पिछले भाग को स्वतंत्र कर देता है, ठीक। तेलीय पदार्थ होता है, यानी केंचुआ के शरीर में क्या होता है? केंचुआ के शरीर में तेलीय पदार्थ होता है, यानी कि चिकने पदार्थ होता है, ठीक, जो आगे की ओर घुसकता है, ठीक, फिसलता है। केंचुआ का समझ में आया होगा। घोंगा के बारे में घोंगा क्या है? स्नेल। घोंगा के पीठ पर गोल संरचना होती है। आप तो देखे होंगे घोंगा के शरीर पर गोल, जिसे कवच या आवरण या खोल भी कहते हैं, ठीक। देख सकते हैं घोंगा के बारे में बताओ। घोंगा यहाँ पे देख सकते हैं घोंगा, ये होता है सेल, यही है, देख सकते हैं यहाँ पे सेल, यही है सेल। इसको कवच या आवरण या शंख भी कहते हैं, इसको इसलिए बताता हूँ सबसे पहले, सुबह डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक। घोंगा के बारे में, घोंगा के पीठ पर गोल संरचना होती है, शंख, कवच या आवरण या खोल या सेल भी कहते हैं, ठीक। घोंगा के शरीर पर उपस्थित कवच बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन कहलाता है। घोंगा के शरीर पर जो उपस्थित कवच होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य कंकाल कहलाता है। घोंगा के शरीर पर उपस्थित कवच अस्थियों का नहीं बना होता है, यानी जो घोंगा के शरीर पर जो कवच होता है, यानी आवरण होता है, यानी सेल होता है, यानी शंख होता है, वह हड्डियों से नहीं बना होता है, ठीक। वो हड्डियों से नहीं बना होता है। घोंगा के शरीर पर हम मौजूद कवच चलने में कोई सहायता नहीं करता है। एक और बात, जो कवच होता है वो चलने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है, यह घोंगा के साथ खींचता जाता है, इसका कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। वो कवच होता है वो कोई सहायता प्रदान नहीं करता है चलने में, वो चलने के साथ खुद वो खींचता जाता है, ठीक। चलने के में कोई सहायता नहीं करता है, ठीक। वो खुद चलता है तो उसी को खींचते जाता है, ठीक। चलिए बताता हूँ घोंगा के बारे में। घोंगा देख सकते हैं यहाँ पे, और बात घोंगा के बारे में जान लीजिए। घोंगा के कवच के अंदर से मोटी मांसल संरचना और सिर बाहर दिखाई देता है। घोंगा के अंदर से मोटी मांसल संरचना यानी पेशी की संरचना बाहर दिखाई देता है और उसके बाहर सिर दिखाई देता है। घोंगा के कवच के अंदर से निकलने वाला मोटी संरचना पैर होता है जो दृढ़ पेशियों से बना होता है। घोंगा के कवच के अंदर से निकलने वाला मोटी संरचना क्या हुआ? पैर होता है जो किससे बना होता है? पेशियों से बना होता है। घोंगा का बाह्य कंकाल जिसे शंख या आवरण कहा जाता है यह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। घोंगा का जो बाह्य कंकाल होता है वो किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक। और यहाँ पे कह रहा है घोंगा की आँख उसके सिर के ऊपर दो लंबे डंठलों के सिरों पर होता है।
घोंगा की आँख क्या होता है, सिर के ऊपर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं घोंगा की आँख, घोंगा की आँख देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। 10 टेल्स, यहाँ पे हैव आईज ऑन देयर टिप्स, ठीक। यहाँ पे दोनों आई आँख, ठीक। यह है आँख, ठीक। यह है सेल, यहाँ पे सेल है। यह है फुट, यहाँ पे फुट होता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों आँख, यहाँ पे सेल भी देख सकते हैं, फुट भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब बात करूँ, घोंगा हो गया तिलचट्टा यानी कोकरोच। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। तिलचट्टा जमीन पर चलता भी है, दीवार पर चढ़ता भी है और वायु में उड़ता भी है। तिलचट्टा में 3 जोड़ी पैर होते हैं। तिलचट्टा में कितने पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 6 पैर होता है। तिलचट्टा का शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है, यानी तिलचट्टा का जो शरीर होता है वो कठोर होता है, वो कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है, ठीक। हार्ड एक्सोस्केलेटन से ढका होता है, ठीक। तिलचट्टा में वक्ष से 2 जोड़ी पंख जुड़े होते हैं, यानी विंग्स। तिलचट्टा में वक्ष से 2 जोड़ी मतलब 4 को पैर जुड़ा होता है। तिलचट्टा के अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टा के अगले पैर संकरे होता है और पिछले पैर जो चौड़ा होता है और बहुत पतला होता है, पतला होता है, ठीक। तिलचट्टा में पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता प्रदान करता है। तिलचट्टा में पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता प्रदान करता है। तिलचट्टा में वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टा को उड़ने के समय उसके पैर को गति देती है। तिलचट्टा में वक्ष की पेशियाँ उड़ने के समय उसके पैर को गति देती है, ठीक। पक्षी के बारे में बात करूँ, पक्षी क्या है, तिलचट्टा के देख सकते हैं, तिलचट्टा देख सकते हैं, ठीक। छोटे बना होता है, ठीक। 1 2 3 3 6 गो पैर हो गया, ठीक, देख सकते हैं। पक्षी के बारे में बता, बर्ड्स। पक्षी की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है, यानी जो पक्षी की अस्थियाँ होती है ना उसमें हवा भरा होता है, ठीक। इसलिए वो उड़ता है, ठीक। उड़ता है वो पक्षी की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ का मतलब होता है पक्षी की अस्थियों में वायु भरी होती है जो उनकी अस्थियों को हल्के बनाती है, जिससे उड़ने में सहायता प्रदान करता है। पक्षी की अस्थियों में क्या भरा होता है, वायु प्रकोष्ठ, मतलब हवा भरा होता है, ठीक। जिससे उनकी अस्थियों को हल्का बनाता है, मतलब हल्का बना देता है, जिससे उसको उड़ने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद पक्षी की अस्थियाँ हल्की और मजबूत होती है। जो पक्षी की अस्थियाँ होती है ना वो हल्का होता है, ठीक। वो मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है, ठीक। और उस अस्थि में हवा भरा होता है, जिससे वो उड़ता है। यदि पक्षी की अस्थि हल्की नहीं होती और हवा नहीं भरी होती तो उड़ नहीं सकती थी, वो मजबूत भी होती है, ठीक। पक्षी की पच भाग यानी पैर की अस्थियाँ पाँचपाद यानी पक्षपाद मतलब पैर की अस्थियाँ चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। पक्षी की जो पिछला पैर होता है, पक्षी में तो पिछला पैर ही होता है जो चलने में और बैठने के लिए अनुकूलित होता है, ठीक। और आगे पैर क्या होता है, आगे पैर क्या कार्य करता है, आप देख सकते हैं। पक्षी की अग्रपाद आगे की पैर, पक्षी की आगे की पैर नहीं देखे होंगे आप लोग, ये देख सकते हैं। पक्षी की अग्रपाद की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है, यानी जो पक्षी के पैर होता है, जो पिछला पैर होता है वो चलने में सहायता करता है और पक्षी के अग्रपाद उड़ने में सहायता करता है, ठीक। यानी पंख बन जाता है पक्षी के अग्रपाद, ठीक। पक्षी के पिछला पैर क्या कार्य करता है, पक्षी में 2 पैर, आप पक्षी में 4 पैर होता है, लेकिन पक्षी में 4 पैर होता है, 2 पैर पिछला पैर होता है जो चलने में सहायता करता है और जो आगे का पैर होता है जो उड़ने में सहायता करता है, पंख बन जाता है वो, ठीक। पंख में रूपांतरित हो जाता है, इसलिए वो उड़ता है। पक्षी में वक्ष की अस्थियाँ उड़ने वाली पेशियों को जकड़े मजबूत से पकड़े रखता है और पंख को ऊपर नीचे करने में सहायता करता है, ठीक। पक्षी की वक्ष की अस्थियाँ उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखता है, जो पेशियाँ होता है, जो उड़ने वाला पेशियाँ होता है उसको मजबूत से पकड़े रहता है और पंख को ऊपर नीचे करता है, ठीक। मछली के बारे में चर्चा करें। मछली का कंकाल दृढ़ मजबूत पेशियों से बना होता है, ठीक। मछली का कंकाल किससे बना होता है, मजबूत पेशियों से बना होता है, ठीक। मजबूत पेशियों से बना होता है, मछली का कंकाल मजबूत पेशियों से बनता है। पानी के अंदर गोताखोर अपने पैर में मछली के पंख की तरह फ्लिपर पहनती है जो उन्हें तैरने में सहायता करते हैं, ठीक। पानी के अंदर जो गोताखोर जाता है उस गोताखोर अपने पैर में मछली की तरह ही
पंख पहन लेता है, ठीक, जिसका नाम है फ्लिपर्स, वही पहन लेता है जिससे उसको तैरने में सहायता प्रदान करता है। मछली तैरता कैसे करता है, पंख रहता है, फ्लिपर्स होता है, ठीक, उसी की सहायता से तैरता है, इसलिए कुत्ता को और मछली के पंख की जैसा फ्लिपर्स पहन लेता है जो उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करता है, ठीक। हम पक्षी देख सकते हैं पक्षी, यहाँ पे पक्षी के कंकाल है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह है पिछला पैर, यह है अग्र पैर, ये इसको उड़ने में सहायता कर देता है, ठीक, पिछला पैर चलने में सहायता कर देता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं अग्र पैर और पिछला पैर, अग्र पैर रूपांतरित हो जाता है, आगे वाला पैर पंख में और पिछले वाला पैर चलने में सहायता कर देता है, ठीक। यहाँ पे मछली देख सकते हैं, यहाँ पे मछली पानी में चल रहा है, ठीक, इसलिए अब हो गया सर्प कैसे चलता है, सर्प क्या मतलब सर्प की मेरुदंड लंबा होता है, यानी सर्प की मेरुदंड होता है ना वो सबसे लंबा होता है। सर्प के शरीर की पेशियाँ क्षीण होती है, पतली होती है और असंख्य होती है। सर्प का शरीर अनेक कोलय में जुड़ा होता है। सर्प सीधी रेखा में नहीं चलता है। क्या सर्प सीधी रेखा में चलते हुए देखे होंगे, लेकिन नहीं, सर्प सीधी रेखा में नहीं चलता है, ठीक, टेढ़ बेर चलता है, वलय से जुड़ा पूरा होता है, इसलिए टेढ़ बेर चलता है, ठीक, इसका मेरुदंड लंबा होता है। चलिए अब प्रश्न उत्तर कर लीजिए जाए। देख सकते हैं सर्प के चित्र बता दीजिए, सर्प यही होता है, देख सकते हैं सर्प। अब सारांश यहाँ पे देख लीजिए, सारांश दे दूँगा मैं PDF में पढ़ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे सारांश अब मैं अभ्यास प्रश्न करा दूँगा, अभ्यास प्रश्न के बारे में, ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, इसका PDF भी प्रोवाइड करूँगा। अस्थियों की संज्ञा शरीर को डैश में सहायता करती है, मतलब अस्थियों की जो संज्ञा होती है शरीर को किस में सहायता करती है, गति करने में, मूवमेंट में सहायता करती है। अस्थियाँ एवं उपास्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाता है, कंकाल बनाती है। अस्थियाँ एवं उपास्थियाँ जुड़कर संयुक्त रूप से क्या बनाता है, कंकाल बनाता है, ठीक। अस्थियाँ, उपस्थियाँ और संधियाँ जुड़कर कंकाल बनाती है। कोहनी की अस्थियाँ डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है, मतलब कोहनी की जो अस्थि होती है वो किस संधि के द्वारा होता है, हिंग संधि द्वारा जुड़ा होता है। हिंग संधि को कब्जा संधि भी कहते हैं। गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियाँ खींचती है। जब गति किया जाता है, अस्थि जब गति होती है तो किसके संकुचन से अस्थियाँ खींचती है, तो पेशी के संकुचन से। यहाँ पे सही और गलत के चिन्ह देख लीजिए। क्या सभी जंतु गति एवं चालन बिल्कुल एक समान होता है, आप लोग एक समान देखे हैं नहीं। क्या सभी जंतुओं की गति एवं चाल बिल्कुल एक समान है, नहीं, सभी की गति और चाल एक समान नहीं होती है, गलत। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होता है। क्या उपास्थि होता है वो अस्थि की अपेक्षा कठोर होता है, यानी उपास्थि जो होता है जो हड्डियों से भी बना होता है, लेकिन उसमें कठोर हड्डी नहीं होती है, लचीला हड्डी होती है, ठीक, लेकिन अस्थि होती है जो कठोर होती है, ठीक, ये गलत हो जाएगा, ठीक। उपास्थि कठोर नहीं होती है, ठीक, अस्थि की अपेक्षा कठोर नहीं होती है, ये कठोर होती है लिखा हुआ है तो फल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अब बात करूँ, उंगलियों की अस्थियों की संधियाँ नहीं होती है, कह उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, मतलब उंगली में जो उंगली 5 उंगली उसमें अस्थि की संधि होती है, नहीं होती है। उंगली की अस्थियों में संधि नहीं होती है। क्या उंगली की अस्थियों में संधि नहीं होती है, 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 होती है, उंगली की अस्थि में संधि होती है, नहीं होती है, फल्स हो जाएगा, ठीक। अगर पूछा में 2 अस्थियाँ होती है, हाँ सही बात है, अल्ना और टीएस 2 होती है। तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया जाता है, हाँ तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो सही हो जाएगा, ठीक। 2 को सही है, वैसे 3 गलत है, ठीक। अब कलम 1 में कलम में 2 को जोड़ना है, ठीक। ऊपरी जबड़ा किससे संबंधित है, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि का उदाहरण है। ऊपरी जबड़ा और हेड, सिर और ऊपरी जबड़ा क्या अचल संधि का उदाहरण होता है। मछली किसका उदाहरण, मछली का शरीर रेखीय होता है, ठीक। पसलिया कैसे होती है, तो पसलिया एक हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। और घोंगा बाह्य कंकाल होता है। तिलचट्टा हवा में उड़ता भी है और तिलचट्टा में के शरीर पर पंख भी होता है, ठीक, पंख भी होता है। घोंगा बाह्य कंकाल होता है, ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे चिन्ह लगा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, कंदुकल की संधि क्या है, कपाल की कौन सी अस्थियाँ गति करती है, कपाल की कौन सी अस्थि गति हमारे कोहनी और पीछे
कि वो क्यों नहीं मुड़ सकती है, क्योंकि हमारे हिंग संधि होता है, कब्जा लगा होता है। ठीक, इसमें देखकर नोट्स में देखकर बना लीजिएगा। ठीक, ऐसा तो वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, इन नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक ठीक, तब के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक पर जरूर करिएगा। ठीक, आगे वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद मैं इस चैप्टर का एनिमेशन के माध्यम से मैं इस चैप्टर को जो टॉपिक है वो एनिमेशन के माध्यम से मैं बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।